हमारे व्यूअर्स हैं उनके फेवरेट टॉपिक जो आपसे सुनना चाहते हैं सोने और चांदी पर, इसलिए आऊंगा क्योंकि आपने हमेशा कहा है कि जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है जरा उसे ध्यान से देखिए और उसका सोने और चांदी पर असर समझिए। अब मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 दिनों में चांदी की कीमत 44,000 रुपए बढ़ी है और अब यह कीमत 3,61,000 रुपए किलो पर है। 1,63,000 पर सोना है। जितना हम सोच सकते हैं, जितना हम बात कर सकते हैं, जितना हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उससे 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तेजी से चांदी दौड़ रही है। और मतलब मैं हैरान हूं कि 28 दिन में 1,31,000 रुपए चांदी महंगी हो चुकी है। इस ये कहां जा रहा है रेट? बिल्कुल जैसा मैंने आपको कहा था, बिल्कुुल वैसा ही हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल टेंशन जब बढ़ेंगी, क्योंकि अभी हाल में ही 2 दिन पहले ईरान में उनकी अब्राहम लिंकन करके शिप है, वो ईरान के पास जा रही थी, फिर अटकलें लगने लगी थी कि ईरान पे अब अटैक हो जाएगा। बीच में जो मामला ठंडा हो गया, तो एक वो कारण बना। दूसरा कारण रशिया यूक्रेन का युद्ध। अब पता लगा कि यूक्रेन को यूरोप ने मदद करनी बंद कर दी है और यूरोप को अपनी चिंता हो गई है, तो इसको लेके भी वहां पर टेंशन बनी। दूसरा, जियो इकोनॉमिक की टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, ये जो हाल की तेजी है, और बाय द वे मैं आपको प्राइस बताऊं कि अनऑफिशियल बाजार में चांदी की कीमत इस समय 4 लाख पहुंच चुकी है और सोने की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए का 10 ग्राम पहुंच चुका है। ये जो आप बता रहे हैं, ये आप एमसीएक्स की कीमत बता रहे हैं, परंतु जो स्पॉट मार्केट है, जब आप जाके लेंगे किसी सराफा बाजार में, वहां पर ये रेट है। चेन्नई में तो और ज्यादा है। तो डॉलर के गिरने के कारण यह हाल में तेजी दिखी है। डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले बहुत बुरी तरह गिर रहा है और ये बहुत बुरी तरह डॉलर का गिरना सोने और चांदी को इस समय चढ़ा रहा है। दूसरा, चांदी की डिमांड लगातार बढ़ रही है और जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसमें लोग होर्डिंग करते जा रहे हैं। लोग से मेरा मतलब है कि देश इसको खरीद के दबा के रख रहे हैं कि कल को जब महंगी हो जाएगी तो इसको बेचेंगे। जैसे होर्डिंग नहीं होती है, यहाँ पर प्याज की हो जाती है, कभी कभी टमाटर की हो जाती है, रख लेते हैं, कभी महंगा हो जाएगा तब बेचेंगे जब आप दाम बढ़ते हैं। ऐसे ही चांदी के साथ हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है और जैसे जैसे इसकी शॉर्टेज हो रही है विशाल, इसमें सट्टेबाजी भी उतनी ज्यादा हो रही है। जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एमसीएक्स पर और कॉमेक्स पर, आपको उनकी गिनती, उनकी तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि सोने और चांदी में अभी भी सोना ज्यादा सॉलिड है। इनकी एक जीएसआर होती है, गोल्ड सिल्वर रेशियो बोलते हैं, हालांकि कुछ लोग उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। वो 50 से नीचे चल रही है इस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो, यानी कि चांदी बढ़ के सोने के और नजदीक आती जा रही है कीमत की। अगर हम बात करें, मैं हालांकि निवेश की सलाह तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी चाहिए, पर मैं आप जनरल एक बात बोलूंगा कि अगर जिन लोगों के पास चांदी है, मुझे लगता है उन्हें कुछ हद तक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और प्रॉफिट बुक करके और अपनी लागत निकाल लेनी चाहिए। यानी कि उन्होंने जितने की ली थी, क्योंकि कई गुना बढ़ गई होगी अब तो जितने की ली थी वो पैसे निकाल लें और अपने मुनाफे से खेलें आगे, मुनाफे को बढ़ने दें। बढ़ रहा है तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च कर रहा हूं कि जिन लोगों के घर में, जिन लोगों के पास सोना पड़ा हुआ है, हर घर में सोना 30,000 टन सोना है भारत में। मैंने अंदाजा लगाया, कैलकुलेट किया, लगभग 1 किलो सोना ऑन एन एवरेज पर हाउस होल्ड है। 30 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ परिवार है, हाउस होल्ड जिसको हम बोलते हैं। ऑन एन एवरेज 1 किलो सोना है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, लगा लीजिए। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। एक जल्द इस पर रिसर्च कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए लोगों को जो उनके पास सोना रखा है, क्या रखे हुए उसकी वैल्यू रोज कैलकुलेट करके खुश होना चाहिए। क्या उस ज्वेलरी, अगर वो ज्वेलरी फॉर्म में है, क्या उस ज्वेलरी के बदले नई ज्वेलरी ले लेनी चाहिए, या उसके बदले में बिस्किट्स और कॉइन्स कर लेने चाहिए, या उसको एनकैश करा देना चाहिए, या उसको और ज्यादा संभाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि अब उसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक निकल के आ रहा है, जो मैं जिस पे मेरी रिसर्च चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जब ये रिसर्च सामने आएगी तो हमारे दर्शक उसे जरूर सुनना चाहेंगे और जरूर आप हमारे साथ इसे शेयर भी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और आज चर्चा होगी ट्रंप के टैरिफ का क्या भारत ने ढूंढ लिया है काट, और भारत और यूरोप के बीच जो मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है उसकी आज चर्चा दुनिया भर में क्यों हो रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा हो गई है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ट्रेड डील माना जा रहा है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। इसके जो बड़े फायदे भारत के पक्ष के लिए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। निर्यात को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। भारत के 99% से ज्यादा सामान यूरोप में कम या फिर बिना टैक्स के बिकेगा। खासकर कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी जैसे सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा। करीब 33 अरब डॉलर के निर्यात को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इन सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स अब खत्म हो जाएगा। किसानों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल, सब्जी जैसे संवेदनशील सेक्टर को एफटीए से बाहर रखा गया है ताकि भारतीय किसानों को कोई नुकसान ना हो।
ऑटो सेक्टर में सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, कार और ऑटो सेक्टर में सीमित छूट दी गई है ताकि भारतीय कंपनियों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। लग्जरी गाड़ियों पर जो अब तक जो टैक्स लग रहा था 110%, उसे घटाकर 10% कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोटा सिस्टम लागू किया जाएगा। प्रोफेशनल्स और सर्विसेज को बहुत बड़ा फायदा है। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, एजुकेशन सर्विसेज को यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। यूरोपियन यूनियन के 144 सर्विस सेक्टर में भारतीय कंपनियों को काम करने का मौका मिलने वाला है। इस तरीके से भारत के प्रोफेशनल्स में यूरोपियन यूनियन में काम करने और बिजनेस करने के लिए जाना वहां पर आसान हो जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब जुड़ गए हैं। शरद जी, भारत और यूरोप की ये ट्रेड डील तो आमतौर पर हमने बहुत सारी देखी है, लेकिन इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप के टैरिफ का काट भारत ने ढूंढ लिया है? इसे विस्तार से समझना जरूरी है। बड़ा समापन आपको और एफएम न्यूज के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को बिल्कुल मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ऐसे हो जाती है क्योंकि नॉर्मली हमारी जब ट्रेड डील होती है तो वन ऑन वन होती है। वन ऑन मतलब एक देश से होती है, पीछे यूके से हुई, ऑस्ट्रेलिया से हुई, न्यूजीलैंड से हुई, यूएई से हुई। एक देश था, एक तरफ भारत था। यहां पर फर्क यह है कि 27 देशों से एक साथ डील हुई है। पहली बात तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 27 देशों से मिला के यूरोपियन यूनियन बनता है। बड़े छोटे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, लक्समबर्ग, बहुत सारे देश हैं। सारे 27 के नाम तो यहाँ गिनवाने में बहुत समय लगेगा। और फॉर्चुनेटली कहिए, जैसे मर्जी कहिए, मुझे इन 27 में से ज्यादातर, 2-4 को मैं छोड़ दूं, ज्यादातर देशों में जाने का मौका मिला है। मैं वहां गया हूं तो आपको मैं बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि वहां क्या हालात हैं और क्या वहां कैसे वहां पर अर्थव्यवस्था चलती है और ये ट्रेड का वहां पर और यहां पर क्या असर होगा। तो $33 ट्रिलियन का, $33 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन में इस समय करीब 91-92 लाख करोड़ रुपए होते हैं। $33 ट्रिलियन का व्यापार भारत और यूरोपियन यूनियन को मिला लें तो जोड़ के बनता है, यानी कि वैश्विक व्यापार का करीब 1/3। ये बाइलेटरल ट्रेड नहीं है। $33 ट्रिलियन, ये दोनों देशों का मिल के इतना व्यापार होता है सब जगह से। तो 1/3 व्यापार हो गया। अच्छा, आप जीडीपी का हिसाब लें तो भारत की जीडीपी 4.18 है और विश्व की जीडीपी इस समय $120 ट्रिलियन है। $120 ट्रिलियन, यानी कि पूरी दुनिया की जीडीपी ले, उसमें से इन दोनों देशों की जीडीपी, इन दोनों यूनिट की और देश की, मैं यूनिट और देश बोलूंगा, यूनिट बोलूंगा ईयू को, देश बोलूंगा भारत को, $30 ट्रिलियन दोनों को मिला के हो जाती है। यानी कि 4.18, 4.2 के आसपास भारत की है। बाकी की बची हुई 25.5-26 के आसपास सारे इन 27 देशों को मिला ले तो ये बनती है। तो करीब दुनिया का चौथाई हिस्सा हो गया जीडीपी का। और अगर हम आबादी की बात करें तो करीब करीब 180 से 200 करोड़ की आबादी है इस समय दुनिया में। आपको और मुझे मिला के विशाल करीब 800 करोड़ लोग हैं। लगभग 200 करोड़ लोग, यानी कि 1/4 दुनिया की आबादी है इन दोनों, एक यूनिट और देश, इसको मिला के देखें तो इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसलिए भी कहा जा रहा है विशाल कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बाद के बीच में अभी तक जो ट्रेड होता था वो लगभग 180 से 200 बिलियन डॉलर के बीच का था। ये अभी भी जो मतलब इस डील होने से पहले जो हो रहा था, इतने लगभग इतना पहले से ही है। और क्योंकि 27 देश एक साथ आए इसलिए हम इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा ट्रेड, इतना बड़ा ओवरऑल ट्रेड, यानी कि यूनिट और देश के बीच के अलावा का जो ट्रेड है ज्योग्राफिकली लें तो इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। अब भारत के जो प्रोफेशनल्स वहां पर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, एक तो उनके लिए, और दूसरा मेरा बड़ा प्रश्न यह है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से जो आपके एक्सपोर्टर्स परेशान हो रहे थे, उनका एक मार्केट एक तरीके से छिन गया था। क्या वो नया मार्केट, वो विकल्प अमेरिका का यूरोप बन सकता है? कितनी तेजी से बन सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और क्या ये माना जाए कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को रोकने की जो धमकी ट्रंप ने दी थी, ये एक बहुत करारा जवाब उसके लिए कि साहब हम आपके अच्छे दोस्त जरूर हैं लेकिन आप पर निर्भर नहीं है, आप नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। बाद में जो आपने बात कही विशाल, मैं वहीं से सिरा पकड़ता हूं। बिल्कुल ट्रंप को ये बहुत करारा जवाब मिला और परसों स्कॉट बेसेंट है, उनके मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि यूरोप ये डील करके रशिया वॉर को अपने ही अगेंस्ट वो फाइनेंस कर रहा है, यानी कि व्यापार बढ़ा के और अपने ही अगेंस्ट फाइनेंस कर रहा है। इस प्रकार का अटपटा सा बयान आया। मुझे नहीं समझता इतना गैर जिम्मेदाराना बयान वो क्यों देते हैं। बहुत ही छोटी सोच ये जतलाता है
कि कोई दो देश आपस में डील कर रहे हैं और उससे उनके दिल पर क्यों सांप लौट रहा है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। और जैसे उन्होंने आप देखेंगे कनाडा पे 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी क्योंकि उसने चाइना से एक डील करने की बात कही। तो ये दो दो लोग आपस में डील कर रहे हैं, इससे भी अब अमेरिका को परेशानी होने लग गई है। ये थोड़ी मुझे अटपटी बात लग रही है। आई थिंक अंग्रेजी में बोलते हैं दिस इज स्ट्रेचिंग थिंग्स अ बिट टू फार। एनीवे, अब आपका सवाल पहला ऐसा ये था कि क्या इससे हमें फौरी तौर पर फायदा होगा। तो इसका देखिए, इसको रशियन पार्लियामेंट यूरोपियन पार्लियामेंट में पहले इसको रेटिफाई किया जाएगा। ये डील साइन हो गई है। मेरे अनुमान से कुछ चीजें तो तुरंत लागू हैं, कुछ चीजों में तो आपको तुरंत फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। जो कुछ सामान की आवाजाही है आपको तुरंत शुरू हो जाएगी, पर पूरी तरीके से इसको लागू होने में कुछ महीने और कुछ साल भी लग सकते हैं। ये हमें सोच के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज से ही कल डील हुई और आज से बिल्कुल हम इसको सोचें कि आज से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। पर हाँ, आपने तीसरी बात पूछी प्रोफेशनल्स की। बिल्कुल, जिन लोगों का अमेरिकन ड्रीम होता था, अमेरिकन सपना होता था, वहां जाके सेटल होंगे और डॉलर में कमाएंगे, वहां पर अपनी जिंदगी बसाएंगे, शादी करेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे वगैरह वगैरह, और ग्रीन कार्ड लेंगे, उसके बाद सिटीजनशिप लेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ हद तक उस सपने पे ठेस पहुंचाई कि उन लोगों का वो अब अमेरिका जाना उतना आसान नहीं रहा है। H1B में रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, बाकी किस्म के वीजास में भी रिस्ट्रिक्शन लगी हैं। भारत के प्रति उनका जो अंदर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोष दिखाई देता है, उसके कारण यह हुआ है। तो मुझे लग रहा है उन प्रोफेशनल्स के लिए एक वैकल्पिक ज्योग्राफिकल रीजन है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं विशाल, जिनका सपना होता है कि विदेश में जाके सेटल हो। उनको भारत में सेटल होना पसंद नहीं है। जो भी बात है, चलिए मैं इसमें नेगेटिव नहीं ढूंढता, पॉजिटिव बात करते हैं। तो उन लोगों को एक वैकल्पिक जगह मिलेगी। ये 27 नेशंस जो हैं, अलग अलग भाषाएं यहाँ चलती हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स जो वहां जाके काम करते थे, उनके लिए भी, भारतीय आईटी कंपनीज के लिए भी विशाल यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनीज का अमेरिकन में बेस है। बहुत से का TCS है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, L&T इन्फोटेक है। इनके अमेरिका में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और इन कंपनीज के ऑफिसेज भी हैं। अब जैसे जैसे ट्रंप साहब का रुख हो रहा है और जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल दिखाई दे रहा है, उसको देख के लग रहा है कि हमें एक विकल्प मिल गया है कि यूरोप में जाके भारतीय कंपनीज, टेक प्रोफेशनल्स और भारतीय कंपनीज वहां जाके अपना बेस बना सकती हैं। इधर यूरोप भी भारत में इनोवेटिव हब में निवेश करेगा। तो मुझे लग रहा है कि सर्विसेज के मामले में भी हमें एक विकल्प मिल गया है। फौरन ना मिला हो, आज से ना मिला हो, पर एक दरवाजा खुल गया और अमेरिका को बहुत करारा एक जवाब मिला है। मुझे लग रहा है सबसे अच्छा तरीका अमेरिका से जो बयान आ रहे हैं और जो नीतियां आ रही हैं, उनको बजाय शब्दों के और बजाय बयानों के बदला लेने की, ये तरीका है कि लेट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि हम इस प्रकार के काम करें जिससे कि हमारा बाकी देशों के मुकाबले बाकी देशों से हमारा संबंध बढ़े। उससे अमेरिका को ये सबक मिलेगा कि अगर हम इनको घुटनों पे लाने का प्रयास करेंगे तो ये सफल नहीं होने वाला है। अभी आपने एक और डेवलपमेंट हुई कि जो ब्रिक्स के नेशंस हैं विशाल, उन्होंने आपस में CBDC में एक पेमेंट सिस्टम इजाद किया है जिसमें वो स्विफ्ट और डॉलर की जरूरत नहीं होगी। तो ब्रिक्स करेंसी को लेकर ट्रंप साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब भी ब्रिक्स करेंसी की बात होती है। दुनिया भर की सैंक्शंस की बात करते हैं, बड़ी एक्शन लेने की बात करते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं। तो अब ब्रिक्स करेंसी की बजाय जो ब्रिक्स नेशन से आपस में वो CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है, उसके माध्यम से पेमेंट्स अब हो जाया करेंगी। यानी कि ब्रिक्स करेंसी में आपस में अब डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो डॉलर का दबदबा, मैं और आप कई दफे इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं, इस आपके चैनल पर, और मैंने ये अक्सर बोला था आपको कि डॉलर का दबदबा, डॉलर का रुतबा धीरे धीरे कम हो रहा है। और आपने देखा, और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं विशाल के, अभी जो डॉलर इंडेक्स थी जिसकी मैं आपको कई दफे जिक्र कर चुका हूं, डॉलर इंडेक्स जो कि ट्रंप साहब के आने पर 108 पे थी, वो इंडेक्स गिर के पहले 98 पे आई और परसों रात को और कल रात को गिर के वो 96 पे आ गई। इसी वजह से आपको सोने और चांदी की कीमतों में हाल में जो उछाल एकदम से मिला है, सोना इस समय लगभग $5300 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर का कमजोर होना विशाल, क्योंकि यहाँ अमेरिका का जिक्र आया तो मैं बताऊंगा, ये एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था की पहचान है अगर उसकी करेंसी लगातार कमजोर है। भारतीय रुपए के खिलाफ मैं नहीं बात कर रहा हूं,
भारतीय रुपए के खिलाफ तो 91-92 के आसपास चल रहा है। और क्योंकि यहां से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आउटफ्लो है। पर जो मुख्य करेंसी है, स्विस फ्रैंक है, यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, जापानीज येन है, इनके मुकाबले डॉलर बुरी तरह से गिर रहा है। और ट्रंप साहब का बयान आया इसके कॉन्ट्ररी कि हमारा डॉलर बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा डॉलर, वो बिल्कुल इसके उल्टा बयान आया, जबकि डॉलर इंडेक्स बिल्कुल रिवर्स में है। तो मुझे लग रहा है ट्रंप साहब को बहुत फिटिंग रिप्लाई मिला है इस डील के जरिए। अच्छा, सिर्फ ये हमारी बातचीत है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रंप को इस बात का जवाब मिला है। मैं आपको वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। ब्लूमबर्ग लिख रहा है कि ये ट्रंप को करारा जवाब है। ये वही शब्द है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि ट्रंप के साये में भारत और यूरोपियन यूनियन ने अपने रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। बीबीसी कह रहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ऐतिहासिक समझौता हो गया है। जर्मन मीडिया कह रहा है भारत की उम्मीद, यूरोप का मौका, अमेरिका पीछे रह गया है। और अल जजीरा कह रहा है भारत ईयू ने मदर ऑफ ऑल डील साइन कर ली है। फ्रांसीसी मीडिया कह रहा है कि एफटीए है इससे कई सेक्टर्स में टैरिफ घटेगा। दुनिया भर के मीडिया में इस ट्रेड डील की चर्चा हो रही है और ज्यादातर उसे ट्रंप वाले एंगल से ही देख रहे हैं कि साहब आप जिस तरीके का दबदबा और दादागिरी चाहते थे वो दुनिया में कोई मानने को तैयार नहीं है। आपके अपने सहयोगी यूरोप जो बहुत बड़ा सहयोगी आपका है वही आपसे छिटक कर अलग होकर आपकी विचारधारा से अलग होकर भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है। और उनका, आपकी बात को आगे चलाता हूं, उनका खुद का किया धरा है, इसके लिए कोई ये नहीं। और मैं कुछ हद तक, हालांकि भारतीय कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने, यूरोपियन कमीशन ने, यूरोपियन यूनियन ने बहुत मेहनत करी है। 19 साल से डील अटकी हुई थी। और अगर आज इस डील ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉन ऑफ द डे, यानी कि डील साइन हुई है, तो उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से हमें ट्रंप साहब को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि दुनिया ने उन्होंने दुनिया को, अंग्रेजी में एक शब्द होता है विशाल हडल, आपने जो लोग क्रिकेट देखते हैं, आप देखते होंगे आजकल फैशन है, जैसे कोई विकेट बनाई, सेंचुरी बनाई, तो सारे के सारे प्लेयर्स क्या करते हैं, अपने गले में हाथ डाल के एक सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं आजकल, जो लोग क्रिकेट के शौकीन है, उसको हडल कहते हैं। यानी कि सब गले में एक दूसरे के हाथ डाल के, इससे एकजुटता दिखती है, कॉन्फिडेंस आता है, एक दूसरे से टीम कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। तो उन्होंने दुनिया को हडल में ला दिया। और मुझे तो, मैंने कल अपने स्कूल की, विशाल एटलस पढ़ता था मैं 5वीं 6ठी क्लास में, एक एटलस होती थी, आपको याद होगा पहले, अब तो खैर सब ऑनलाइन है। वो मुझे कहीं से पीछे पुराने अपने रिकॉर्ड निकाल रहा था, तो एक एटलस, मुझे शौक होता था तरह तरह की एटलस लेने का। मैंने वो खोल के देखी, तो उसमें मैं नक्शा खोल के देख रहा था कि आज कौन सा देश बचा है जो अमेरिका का दोस्त है। आप सच मानेंगे, मुझे कोई भी ऐसा देश नहीं दिखा जो कि जिसका नाम हम रोज लेते हो, जिसका नाम हम अक्सर लेते हो। छोटे मोटे देश होंगे, ये CIS की कुछ कंट्रीज हैं जिनका नाम भी शायद लोग पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो अमेरिका ने किसी को दोस्त ही नहीं छोड़ा है। साउथ कोरिया जो उनका इतना बड़ा दोस्त था, जुलाई में सबसे पहले डील करी थी, उसका भी 15% से बढ़ा के 25% टैरिफ कर दिया। कनाडा के ऊपर जो उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, उसको 100% टैरिफ की धमकी दे दी। यूके की पहले ही वो बेइज्जती कर चुके हैं, उनको स्टूपिड कह के, और ये कह के उन्होंने क्यों डियोगो गार्शिया आइलैंड मॉरिशस को वापस दे दिया। तो उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं है। मुझे लग रहा है ट्रंप साहब को लगने लगा है कि वो या तो किसी और ग्रह पर रहते हैं, प्लेनेट पर रहते हैं, भाई उनका ओहदा, उनके देश का ओहदा जो है बाकी की दुनिया से अलग है, और वहां के प्राणी भी कुछ भिन्न है बाकी की दुनिया से, ऐसा कुछ उनको लगने लगा है। तो मैं जो कहूंगा, दैट विल बी वर्ड ऑफ गॉड, और लोगों को मानना पड़ेगा, वो बुली करके, कभी टैरिफ का गेम खेल के। मुझे लग रहा है, पर आपको लग रहा है अब अमेरिका को झुकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, भारत ने सीधे तौर पर कोई पंगा तो लिया नहीं। अमेरिका ने कहा आप रशिया से तेल खरीदना बंद कीजिए या कम कीजिए, भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया। भारत ने दूसरे पार्टनर्स भी ढूंढ लिए, अपने एक्सपोर्ट पर असर नहीं आने दिया, अपनी GDP पर असर नहीं आने दिया। और साहब, आपको जो चाहिए था रशिया से तेल खरीदना, वो भी कम हो गया। तो आप ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाने के लिए अब बाध्य हैं। अगर आप नहीं हटाएंगे तो दुनिया समझ जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने उनको कितनी बार समझाया विशाल, कितनी बार समझाया कि भाई हमारा जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, हम जहां से मर्जी आएगी हम डील करेंगे, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। आपने 25% हमारे कृषि उत्पादों की वजह से लगाया था। हमारे इकोनॉमी की मजबूरी है कि हम कृषि का ध्यान रखें, कृषि आधारित हम अर्थव्यवस्था है। रशिया से ऑयल लेने हमारी मर्जी है, हम जहां से ले। हमने तो उन्हें साइलेंटली, डिप्लोमेटिकली बहुत समझाने की कोशिश करी, और बाकी देशों ने भी अपने अपने तरीके से उनको कोशिश करी है। ये सब मीडिया में सामने नहीं आ पाता है, पर वो मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारे में कहते हैं जब कोई रूठ जाए और कोई मनाए तो मान जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगे तो एक दिन ट्रंप साहब अकेले पड़ जाएंगे। और जब वो अकेले पड़ जाएंगे तो उन्हें खुद ब खुद मान के आना पड़ेगा, और बहुत ही एम्बैरेसिंग उनके लिए होगा वो जब पलटी मार के खुद आएंगे। तो उसमें आपको लगता है आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये फैसला होगा कि ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भी हट जाए?
मुझे मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत है इस समय विशाल, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और वो ये आज उन्होंने सुबह बयान दिया कि हमें टैरिफ से बड़ा अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। अरे हम्म। साहब, रेवेन्यू तो जब आएगा ना, जब एक्सपोर्ट जाएगा वहां से, जब वो हम्म। आगे प्राइस ही कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगी टैरिफ लगाने के बाद, हाँ। तो आपको उससे रेवेन्यू क्या आ रहा है? अब वो अपने फेड चेयरमैन को निकालने वाले हैं। इस बार फेड की मीटिंग है फरवरी के फर्स्ट वीक में, कि मैं जेरोम पावल को निकालूंगा, वो रेट नहीं घटा रहे। अरे भाई, वो रेट इसलिए नहीं घटा रहे क्योंकि इन्फ्लेशन आपकी हाई है। जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो ऐसे में बैंक के इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाए जाते हैं। अब वो जेरोम पावल साहब को निकालने वाले हैं, कहते हैं मैंने दूसरा चेयरमैन भी सिलेक्ट कर लिया है, ये कर लिया है। बड़ा ही अजीबोगरीब मुझे माहौल दिख रहा है, अब क्योंकि आर्थिक तौर से अमेरिका अच्छा कोहली नहीं साहब, है। घटनाएं बड़ी 130% छोटी छोटी होती हैं बड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म असर उनका होता है। एक जमाने में अमेरिका, एक जमाना क्या अभी तक भी अमेरिका सबसे बड़ा बाजार दुनिया का है ही, सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता ही है। दुनिया का हर देश चाहता है कि मैं अमेरिका के बाजार में अपना सामान बेचूं। लेकिन जिस तरह के हालात डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिए, मुझे लगता है कि आज से शायद एक दशक के बाद दुनिया के देशों के लिए उतना अट्रैक्टिव मार्केट अमेरिका रह ही ना जाए। उन्हें लगे कि जब दुनिया की बाकी देशों के साथ काम करके इतनी आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, अपने लोगों को वहां पर भेजा जा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े आसानी से चल रहा है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रहे हैं, तो क्यों अमेरिका के पीछे भागना है? आपने तो एक दशक का बहुत लंबा समय दे दिया आपने मुझे। मुझे ये आने वाले 3-4 साल में ही ये हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, और ट्रंप साहब के कार्यकाल में ही आपको ये हालात बनते दिखाई देंगे। मुझे अमेरिका में परिस्थिति सच पूछें अगर विशाल, तो मुझे बहुत ही चिंताजनक नजर आ रही है। क्योंकि ट्रंप साहब जो जमीनी हकीकत है उसको उसको लेके उसको इन्फ्लेशन कम ज्यादा है, कम बताया जा रहा है, और हमारे बहुत सारा रेवेन्यू आ रहा है। अब रेवेन्यू वो आ रहा है क्योंकि जिन लोगों के ऑर्डर्स थे, अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, जब इंपोर्टर्स को माल चाहिए ही चाहिए और एक्सपोर्टर ने कुछ हद तक प्राइस एडजस्टमेंट किया, जैसे भारत में जब टेक्सटाइल पे 50% टैरिफ लगा हुआ है, तो इस उम्मीद में कि हर राउंड में कुछ ना कुछ निकल के आएगा, कुछ हद तक एक्सपोर्ट यहां से जारी रहा। किस प्रकार जारी रहा? कुछ डिस्काउंट एक्सपोर्टर्स ने अपनी ओर से कर लिया, और कुछ डिस्काउंट इंपोर्टर्स ने दे दिया कि चलो भाई बातचीत, चलो 6 राउंड 7 राउंड की बातचीत हुई कि भाई कुछ ना कुछ निकल के आएगा। इस उम्मीद में कहा कि हम अपने संबंध बनाए रखते हैं, एक्सपोर्ट चलते रहने देते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। चेंज ऑफ सीजन अमेरिका में होता है, कपड़े अलग अलग, सर्दियों के, गर्मियों के, स्प्रिंग सीजन के कपड़े अलग होते हैं, तो वहां जाते रहने चाहिए। परंतु कुछ नहीं हो। अब कब तक ऐसे चलता रहेगा? बिना प्रॉफिट के तो कोई भी एक्सपोर्टर ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा, और वहां का इंपोर्टर भी इतना डिस्काउंट नहीं ले पाएगा। तो ये जिसको वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे टैरिफ आ रहे हैं, अभी कल रात का ही बयान है कि बहुत अच्छा टैरिफ कलेक्शन यहां पर हो रहा है, और बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था अमेरिका की चल रही है। 130% डेट टू जीडीपी रेशियो है विशाल। हमारी अपनी डेट टू जीडीपी रेशियो में आपको बताऊं, हमारी अभी कल ही आंकड़ा निकल के आया, और कल हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी आ रहा है, हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो 56% है, 56%। और अमेरिका की 130% है, यानी कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी के पीछे $39 ट्रिलियन का उनके ऊपर उधार है। हर तीसरे चौथे महीने 1-1.5 ट्रिलियन उसमें उधार में ऐड हो रहा है। तो कहां से अच्छी है? मुझे बहुत चिंताजनक हालात लग रहे हैं, क्योंकि मुझे 2020 का वो मंजर याद है कि ट्रंप साहब जब वो कैपिटल हिल में जो हुआ था, और मुझे लग रहा है कुछ वहां पर ऐसी गड़बड़ हुई तो उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका का पिविटल रोल है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में। कम हुआ है पर अभी भी है, ये हमें मानना पड़ेगा। मैं आखिरी हिस्से में एक बार फिर से, फिलहाल बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली साहब, एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।